हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो जो बुक हम पढ़ रहे हैं उसका नाम है अ गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर बाय होली जैक्सन और ये है इस बुक का एपिसोड नंबर 2। एंडी बेल केस में आगे क्या हुआ ये न्यूज़पेपर की रिपोर्ट से समझना काफ़ी कंफ्यूजिंग है। बीच में कुछ ऐसी खाली जगह हैं जिन्हें मुझे अभी अंदाजे और रूमर से भरना पड़ेगा जब तक कि बाद के इंटरव्यूज से पिक्चर साफ नहीं हो जाती। उम्मीद है कि रवि और नौमी, जो साल की बेस्ट फ्रेंड में से एक थी, इस काम में मेरी मदद कर सकेंगे। एंजेला ने जो बताया था उसके हिसाब से शायद बेल फैमिली का स्टेटमेंट लेना और उनके घर की अच्छे से तलाशी लेने के बाद पुलिस ने एंडी के दोस्तों की डिटेल्स मांगी होंगी। मैंने पुरानी फेसबुक पोस्ट की अच्छे से स्टॉकिंग की है और उसे देखकर लगता है कि एंडी की बेस्ट फ्रेंड्स दो लड़कियां थीं जिनका नाम क्लोई बुच और एमा हटन था। मेरा मतलब है कि ये काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से पोस्ट पर कमेंट्स में बात किया करती थी। एंडी के गायब होने से 2 हफ्ते पहले की वो पोस्ट थी जहाँ मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ना तो क्लोई और ना ही एमा अब लिटिल किल्टन में रहती हैं। शायद उन्हें प्राइवेट मैसेज करके देखूं कि क्या वो फ़ोन पर इंटरव्यू देंगी। क्लोई और एमा ने उस पहले वीकेंड 21 और 22 तारीख को थामे वैले पुलिस की ट्विटर कैंपेन हैशटैग फाइंड एंडी बेल को फैलाने में काफ़ी मदद की थी। यह सोचना गलत नहीं होगा कि पुलिस ने क्लोई और एमा से या तो फ्राइडे की रात को या सैटरडे की सुबह कांटेक्ट किया होगा। उन्होंने पुलिस से क्या कहा ये मुझे नहीं पता। उम्मीद है कि मैं पता लगा लूँगी। हमें इतना पता है कि पुलिस ने उस वक्त के एंडी के बॉयफ्रेंड से बात की थी। उसका नाम साल सिंह था और वो एंडी के साथ ही किल्टन ग्रामर में अपने फाइनल ईयर में था। सैटरडे को किसी वक्त पुलिस ने साल से कांटेक्ट किया। डीआई रिचार्ड हॉकिंस ने कन्फर्म किया कि ऑफिसर ने सैटरडे 21 अप्रैल को साल सिंह से पूछताछ की थी। उन्होंने उससे पूछा कि वो पिछली रात कहाँ था। उस दिन और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसे वक्त के हिसाब से देखना ही सबसे सही रहेगा। भले ही हमें एक शहर के तौर पर यह सारी डिटेल्स आगे पीछे और उलझी हुई मिलती थी। दोपहर के वक्त नॉमी वॉर्ड, मैक्स हेस्टिंग्स, जेक लॉरेंस और मिली सिम्पसन ने स्कूल से ही पुलिस को कांटेक्ट किया और कन्फेस किया था, यानी अपना गुनाह कबूल किया था कि उन्होंने झूठी जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि साल ने उनसे झूठ बोलने को कहा था और असल में उसने मैक्स का घर रात के 10:30 बजे के आसपास ही छोड़ दिया था, जिस रात एंडी गायब हुई थी। मुझे ये तो नहीं पता कि सही पुलिस प्रोसीजर क्या होता है, पर मेरा अंदाज़ा है कि उस पॉइंट पर साल नंबर 1 सस्पेक्ट बन गया था, लेकिन पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई। साल ना तो स्कूल में था और ना ही घर पर। अपने घर के पास जंगल में गया। उसने बहुत सारी स्लीपिंग पिल्स खाई और अपने सर पर एक प्लास्टिक बैग पहनकर गर्दन पर इलास्टिक बैंड लगा लिया। बेहोशी की हालत में उसका दम घुट गया। उसी रात पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साल का कोई जिक्र नहीं किया गया। पुलिस ने बस इतना अगले मंडे तक पुलिस ने कुछ नहीं कहा, पर फिर एक स्पोक्सवुमन ने बताया, एंडी बेल इन्वेस्टिगेशन पर एक अपडेट है। हमें कुछ नए सबूत मिले हैं जिस वजह से हमें पूरा यकीन है कि सलील सिंह एंडी के किडनैप और मर्डर में इन्वॉल्व था। हमारे पास इतने सबूत थे कि हम उसे अरेस्ट करके चार्ज कर सकते थे अगर उसकी मौत ना हुई होती तो। पुलिस अभी किसी और को इस केस में नहीं ढूंढ रही है, लेकिन एंडी की तलाश जारी रहेगी। हम बेल फैमिली के दुख में उनके साथ हैं। पुलिस के पास जो काफ़ी सारे सबूत थे वो क्या थे? उन्हें साल की बॉडी के पास से एंडी का मोबाइल फ़ोन मिला। फॉरेंसिक टेस्ट में साल के सीधे हाथ की उंगली यानी कि मिडिल फिंगर इंडेक्स फिंगर के नाखून के नीचे एंडी के खून के निशान मिले। एंडी का खून उसकी लवारिस कार की डिग्गी में भी मिला था।
कार के डैशबोर्ड और स्टीयरिंग व्हील पर सलील की फिंगरप्रिंट्स मिले थे। साथ ही एंडी और बेल फैमिली के बाकी लोगों के प्रिंट्स भी थे। पॉइंट 12। पुलिस का कहना था कि ये सबूत साल पर केस चलाने और उसे कोर्ट में मुजरिम साबित करने के लिए काफ़ी थे। पर क्योंकि साल मर चुका था, इसलिए ना तो कोई ट्रायल हुई और ना ही उसे ऑफिशियली दोषी ठहराया गया, और उसके पक्ष में कोई सफाई देने वाला भी नहीं था। आने वाले हफ्तों में लिटिल क्लिंटन के आसपास के जंगल में और भी तलाशी ली गई। वो कुत्ते जो लाश सूंघने में एक्सपर्ट होते हैं, उनका इस्तेमाल किया गया। पुलिस के गोताखोर ने किलबॉर्ने नदी में भी ढूंढा, पर एंडी की बॉडी कभी नहीं मिली। जून 2012 के बीच में एंडी बेल का मिसिंग पर्सन केस एडमिनिस्ट्रेटिवली क्लोज्ड कर दिया गया। पॉइंट 13। कोई केस तभी ऐसे बंद किया जाता है जब सबूत इतने पक्के हों कि अगर मुजरिम ज़िंदा होता है तो उस पर केस चलाया जा सकता था। इस केस को तभी दोबारा खोला जा सकता है जब कोई नया सबूत या कोई नई जानकारी मिले। पॉइंट 14। अब 15 मिनट में मुझे सिनेमा जाना है। एक और सुपर हीरो फिल्म जिसे देखने के लिए जॉश ने हमें इमोशनली ब्लैकमेल किया है। पर एंडी बेल और साल सिंह केस की पूरी जानकारी का बस एक आखिरी हिस्सा बचा है और मैं अभी पूरे फ्लो में हूँ। एंडी बेल का केस बंद होने के 18 महीने बाद पुलिस ने लोकल कोरोनर, यानी कि वो ऑफिसर जो मौत की वजह की जांच करता है, उसको एक रिपोर्ट भेजी। ऐसे केसेस में ये कोरोनर पर डिपेंड करता है कि वो आगे की जांच ज़रूरी समझता है या नहीं, ये देखते हुए कि क्या उस पर्सन की मौत हो चुकी है और क्या काफ़ी वक्त बीत चुका है। कोरोनर फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर जस्टिस के पास अप्लाई करता है ताकि बिना बॉडी के जांच की जा सके। जब बॉडी नहीं होती तो जांच पूरी तरह पुलिस के दिए हुए सबूतों पर और सीनियर ऑफिसर की इस बात पर डिपेंड करती है क्या उन्हें लगता है कि मिसिंग पर्सन मर चुका है। जानकारी एक कानूनी इंक्वायरी होती है जो मौत की मेडिकल वजह और सर्कमस्टेंसेस, यानी कि उस हालात को का पता लगाती है। ये किसी खास इंसान को मौत का जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती और ना ही किसी पर क्रिमिनल केस थोप सकती है। जनवरी पॉइंट 15। जनवरी 2014 में इंक्वेस्ट ख़त्म हुई और कोरोनर ने अनलॉफुल किलिंग का वर्डिक्ट, यानी कि फ़ैसला सुनाया, जिसके बाद एंडी बेल का डेथ सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया। पॉइंट 16। अनलॉफुल किलिंग का मतलब होता है कि इंसान किसी के गैर कानूनी काम की वजह से मारा गया है, यानी मर्डर या मैनस्लॉटर वगैरह। पॉइंट 17। बस यही सब कुछ ख़त्म हो जाता है। एंडी बेल को कानूनी तौर पर मरा हुआ घोषित कर दिया गया है, भले ही उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। हालात को देखकर हम ये मान सकते हैं कि अनलॉफुल किलिंग का मतलब मर्डर ही है। एंडी की इंक्वेस्ट के बाद क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने एक स्टेटमेंट दिया। सलील सिंह के खिलाफ केस फॉरेंसिक और सर्कमस्टेंशियल सबूतों पर होता है। ये सीपीएस का काम नहीं है बताना कि साल ने एंडी को मारा या नहीं, ये काम जूरी का होता है। पॉइंट 18। तो भले ही कभी कोई ट्रायल नहीं हुआ, भले ही कभी किसी जूरी ने खड़े होकर ये नहीं कहा कि हम साल को गुनहगार पाते हैं, और भले ही साल को कभी अपनी सफाई देने का मौका नहीं मिला, पर वो गुनहगार है, कानूनी तौर पर नहीं, पर उन बाकी सारे तरीक़ों से जो असल में मायने रखते हैं। जब आप शहर में लोगों से पूछते हो कि एंडी बेल के साथ क्या हुआ, तो वो बिना रुके कहते हैं सलील सिंह ने उसका मर्डर किया। कोई शायद नहीं, कोई हो सकता है नहीं लगाता। वो कहते हैं साल ने ही किया है, साल सिंह ने एंडी को मारा। लेकिन मुझे अब भी पूरा यकीन नहीं है। अगले लॉग में शायद ये देखूं कि अगर साल का केस कोर्ट में जाता तो पुलिस उसके ख़िलाफ़ क्या क्या दलील पेश करती, फिर उसमें खामियां निकालना शुरू करूँगी। चैप्टर 3। टेक्स्ट मैसेज में लिखा था कि ये एक इमरजेंसी है, एक एसओएस इमरजेंसी। पिप तुरंत समझ गई कि इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, लॉरेन का ब्रेकअप हो गया है।
उसने अपनी कार की चाबी उठाई, मम्मी और जॉश को जल्दीबाजी में गुड बाय बोला और घर से बाहर निकल गई। रास्ते में वो एक शॉप पर रुकी ताकि एक किंग साइज़ चॉकलेट खरीद सके, क्योंकि लॉरेन का दिल भी किंग साइज़ टूटा था और उसे जुड़ने के लिए चॉकलेट ज़रूरी थी। जब वो लॉरेन के घर के बाहर रुकी तो उसने देखा कि कारा को भी बिल्कुल यही आइडिया आया था। पर कारा की पोस्ट ब्रेकअप फर्स्ट एड किट पिप के मुताबिक उसके मुकाबले काफ़ी बड़ी थी। वो अपने साथ टिश्यू बॉक्स, चिप्स और डिप्स और ढेर सारे रंग बिरंगे फेस मास्क भी लाई थी। रेडी हो इसके लिए? पिप ने कारा से पूछा और हेलो बोलने के लिए उसे हल्का सा धक्का दिया। हाँ, रोने धोने के लिए पूरी तैयारी है, कारा ने टिश्यूज़ का बॉक्स ऊपर उठाते हुए कहा, पर बॉक्स का कोना उसके कर्ली बालों में फंस गया। पिप ने बाल सुलझाए और डोरबेल बजाई। डोरबेल की अजीब सी चुभने वाली आवाज़ सुनकर दोनों थोड़ा हिचकिचाई। लॉरेन की मम्मी ने दरवाज़ा खोला। चलो, बचाने वाली फ़ौज आ गई, वो मुस्कुराकर बोली। वो ऊपर अपने कमरे में है। उन्होंने देखा कि लॉरेन अपने बेड पर रज़ाई के किले के अंदर पूरी तरह डूबी हुई थी। बस उसके लाल बाल थोड़े से नीचे से बाहर दिख रहे थे। उसे बाहर निकालने के लिए उन्हें 1 मिनट तक चॉकलेट का लालच देना पड़ा और प्यार से मनाना पड़ा। सबसे पहले कारा ने लॉरेन के हाथ से उसके फ़ोन छीनते हुए कहा, अगले 24 घंटे तक तुम इसे देखने पर बैंड हो। उसने टेक्स्ट मैसेज पर ब्रेकअप किया। लॉरेन रोते हुए चिल्लाई और अपनी नाक साफ की। इतना ज़्यादा रोना आ रहा था कि पतला सा टिश्यू भी कम पड़ गया। लड़के होते ही बदतमीज़ हैं। शुक्र है मुझे ये सब झेलना नहीं पड़ता, कारा ने कहा और लॉरेन के गले में हाथ डालकर अपना ठुड्डी उसके कंधे पर रख दी। लॉस, तुम उससे कहीं ज़्यादा बेहतर डिज़र्व करती हो। हाँ, पिप ने चॉकलेट का एक और टुकड़ा तोड़कर लॉरेन को दिया। वैसे भी टॉम हमेशा स्पेसिफिकली की जगह पैसिफिकली बोलता था। कारा ने तुरंत उंगली से इशारा करते हुए पिप की बात से एग्रीमेंट जताया। वो तो बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। मैं तो पैसिफिकली यही सोचती हूँ कि तुम उसके बिना ज़्यादा खुश रहोगी, पिप ने मजाक करते हुए कहा। मैं एटलांटिकली भी यही मानती हूँ, कारा ने भी मजाक में एक और समुंदर का नाम जोड़ दिया। लॉरेन हल्का सा हंस पड़ी और कारा ने पिप को आंख मारी। ये उनकी एक खामोश जीत थी। उन्हें पता था कि अगर वो मिलकर काम करें तो लॉरेन को ज़्यादा देर तक उदास नहीं रहने देंगी। आने के लिए थैंक्स गाइस, लॉरेन ने रोते हुए कहा। मुझे लगा नहीं था कि तुम आओगी। मैंने पिछले आधे साल से टॉम के चक्कर में तुम दोनों को इग्नोर किया है और अब मैं तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स के बीच थर्ड व्हील बनकर रहूँगी। तुम बकवास कर रही हो, कारा ने कहा। हम सब बेस्ट फ्रेंड्स हैं, है ना? हाँ, पिप ने सर हिलाया। हम तीनों और वो 3 लड़के जिन्हें हम अपने साथ रहने की इजाज़त देते हैं। बाकी सब हंसने लगे। वो लड़के आंट, जैच और कनौर अभी गर्मियों की छुट्टियों पर बाहर गए हुए थे, लेकिन अपने दोस्तों में से पिप कारा को सबसे पुराने वक्त से जानती थी। और हाँ, वो दोनों ज़्यादा क्लोज थी। ये एक ऐसी बात थी जो कहने की ज़रूरत नहीं थी। वो तब से एक दूसरे के साथ हैं जब 6 साल की कारा ने एक छोटी और अकेली पिप को गले लगाकर पूछा था, क्या तुम्हें भी बनीज़ यानी खरगोश पसंद है? जब ज़िंदगी बोझ लगने लगती तो वो दोनों एक दूसरे का सहारा बनती थी। पिप तब सिर्फ 10 साल की थी, फिर भी उसने कारा की मम्मी की बीमारी और मौत के वक्त कारा का पूरा साथ दिया था। और 2 साल पहले जब कारा ने अपने बारे में बताया था, तब भी पिप उसके साथ एक सच्ची दोस्त बनकर खड़ी थी और देर रात तक कॉल्स पर उसका हौसला बढ़ाती थी। कारा का चेहरा पिप के लिए सिर्फ एक दोस्त का चेहरा नहीं था, वो एक बहन जैसा था। वो उसके लिए घर जैसा था। कारा की फैमिली पिप के लिए दूसरी फैमिली जैसी थी। इलियॉड या मिस्टर वॉर्ड, जैसा कि वो उन्हें स्कूल में कहती थी, उसके हिस्ट्री टीचर थे और साथ ही उसके लिए एक तीसरा पिता, एक फादर फिगर भी थे।
विक्टर और अपने असली पापा की यादों के बाद पिप वॉर्ड फैमिली के घर इतना ज़्यादा जाती थी कि वहाँ उसका अपने नाम वाला मग था और कारा और उसकी बड़ी बहन नौमी जैसी स्लीपर का एक पैर भी था। ठीक है, कारा ने तुरंत टीवी रिमोट की तरफ लपक कर पूछा, रोम कॉम्स देखनी है या ऐसी फिल्में जहाँ लड़कों का बुरा वाला मर्डर हो जाता है? नेटफ्लिक्स की लगभग 1.5 इमोशनल फिल्में देखने के बाद लॉरेन थोड़ा संभली और उसने गम से बाहर निकलकर सच्चाई को कबूल करने की तरफ पहला कदम बढ़ाया। मुझे हेयर कट करवा लेना चाहिए, उसने कहा। ब्रेकअप के बाद सब यही तो करते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि तुम पर शॉर्ट हेयर बहुत सूट करेंगे, कारा ने हौसला बढ़ाया। और क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नाक छिदवानी यानी कि पियर्सिंग करवानी चाहिए? ओह हाँ, कारा ने सिर हिलाया। मुझे समझ नहीं आता कि अपनी नाक के छेद में एक और छेद करने का क्या लॉजिक है। पिप ने बीच में अपनी बात रखी। पिप की एक और ज़बरदस्त बात, इसे तो किताब में लिख लेना चाहिए। कारा ने हवा में लिखने का नाटक किया। वैसे वो दूसरी बात कौन सी थी जिसने परसों मेरी हंसी निकाल दी थी? वो सॉसेज वाली बात, पिप ने ठंडी सांस भरते हुए कहा। ओह हाँ, कारा ने हंसते हुए कहा। तो लॉज, मैं पिप से पूछ रही थी कि उसने कौन से पजामा पहने हैं और उसने बड़े आराम से कह दिया, इट्स सॉसेजेस टू मी। और उसे समझ ही नहीं आया कि यह मेरे सवाल का कितना अजीब जवाब था। ये इतना भी अजीब नहीं था, पिप ने कहा। मेरे असली पापा के साइड वाले ग्रैंड पेरेंट्स जर्मन हैं। इट्स सॉसेजेस टू मी एक आम जर्मन कहावत है। इसका मतलब बस ये होता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी आई डोंट केयर। या फिर तुम्हें सॉसेजेस का भूत सवार है, लॉरेन हंसने लगी। ये बात वो बोल रही है जिसकी बेटी एक पॉर्न स्टार की है। पिप ने मजाक में ताना मारा। ओ माय गॉड, कितनी बार बताऊं? उन्होंने 80s में बस एक न्यूड फ़ोटोशूट किया था, बस वही एक बात थी। चलो अब इस डिकेड के लड़कों की बात करते हैं, कारा ने पिप के कंधे पर उंगली मारते हुए कहा। क्या तुम रवि सिंह से मिलने गई? ये कैसा अजीब तरीका है टॉपिक बढ़ाने का? और हाँ, गई थी, पर कल मैं उसका इंटरव्यू लेने वापस जा रही हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने अपना ईपीक्यू शुरू भी कर दिया, लॉरेन ने बेड पर मरने का नाटक करते हुए कहा। मैं अभी से अपना टॉपिक बदलना चाहती हूँ। ये भूखमरी बहुत डिप्रेसिंग है। मेरा ख़्याल है कि तुम जल्द ही नौमी का इंटरव्यू भी लेना चाहोगी, कारा ने पिप की तरफ इशारा करते हुए कहा। ज़रूर, क्या तुम उसे पहले से वार्न कर दोगी कि मैं अगले हफ्ते अपने वॉइस रिकॉर्डर ऐप और पेंसिल के साथ आ सकती हूँ? हाँ, कारा ने कहा और फिर थोड़ा हिचकिचाई। वो मान तो जाएगी और सब बता भी देगी, पर क्या तुम उसके साथ थोड़ा नर्म रह सकती हो? वो अभी भी कभी कभी इस बात को लेकर बहुत अपसेट हो जाती है। मेरा मतलब है, साल उसका बेस्ट फ्रेंड में से एक था, असल में शायद उसका सबसे पक्का दोस्त। हाँ बिल्कुल, पिप मुस्कुराई। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करने वाली हूँ? उसे पकड़कर बांध दूंगी और ज़बरदस्ती जवाब निकलवाऊंगी? क्या कल रवि के लिए तुम्हारी यही टैक्टिक्स थी? बिल्कुल नहीं। तभी लॉरेन बेड पर उठकर बैठ गई और उसने इतनी ज़ोर से अपनी नाक अंदर खींची कि कारा डर के मारे थोड़ा पीछे हट गई। तो क्या तुम उसके घर जा रही हो? लॉरेन ने पूछा। हाँ। ओह, पर लोग क्या सोचेंगे अगर उन्होंने तुम्हें रवि सिंह के घर जाते हुए देख लिया तो? इट्स सॉसेजेस टू मी, यानी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोडक्शन लॉग एंट्री 3। मैं बायस्ड हूँ, यानी मेरा एक साइड झुकाव के अंदर है। बिल्कुल हूँ। जब भी मैं पिछले 2 लॉग्स की डिटेल्स दोबारा पढ़ती हूँ तो मेरे दिमाग में नकली कोर्टरूम ड्रामा चलने लगता है। मैं एक टशन वाला डिफेंस लॉयर हूँ जो बार बार खड़े होकर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोलता है। मैं अपने नोट्स पलटती हूँ और साल को आंख मारती हूँ जब सरकारी लॉयर मेरे जाल में फंस जाता है। मैं भाग कर जज के बेंच पर हाथ मारती हूँ और चिल्लाती हूँ, योर ऑनर उसने ये नहीं किया। क्योंकि पता नहीं क्यों, और ये मैं ख़ुद को भी ठीक से समझा नहीं पाती, मैं चाहती हूँ कि साल सिंह मासूम साबित हो जाए।
ये ऐसी बातें हैं जो मैं 12 साल की उम्र से अपने साथ लेकर चल रही हूँ। ऐसी गलतियाँ जो पिछले 5 साल से मुझे खटक रही हैं। पर मुझे कन्फर्मेशन बायस यानी कि सिर्फ वही देखना जो मैं मानना चाहती हूँ से बचकर रहना होगा। इसलिए मैंने सोचा कि किसी ऐसे का इंटरव्यू लेना सही रहेगा जिससे पूरा यकीन है कि साल गुनहगार है। स्टेनले फोर्ब्स, जो किल्टन मेल में जर्नलिस्ट है, उसने अभी मेरे ईमेल का जवाब दिया कि मैं उसे आज किसी भी वक्त फ़ोन कर सकती हूँ। उसने लोकल प्रेस में एंडी बेल केस को काफ़ी कवर किया था और वो कोरोनर की इंक्वेस्ट में भी मौजूद था। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि वो एक बकवास जर्नलिस्ट है और मुझे पूरा यकीन है कि सिंह फैमिली उस पर बदनामी और झूठे इल्ज़ाम के लिए ढेरों केस कर सकती है। मैं फ़ोन रखते ही उसका ट्रांसक्रिप्शन यहाँ टाइप कर दूँगी। किल्टन मेल न्यूज़पेपर के स्टैनले फोर्ब्स के साथ इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट। स्टेनले: हाँ पिप। हाय स्टेनले, मैं पीपा हूँ। हमने पहले ईमेल पर बात की थी। हाँ हाँ, मुझे पता है। तुम एंडी बेल और सलील सिंह केस के बारे में मेरा दिमाग खाना चाहती थी, सही ना? पिप: जी बिल्कुल सही। स्टेनले: ठीक है, पूछो जो पूछना है। पिप: ओके थैंक्स। तो सबसे पहले आप एनडी की कोरोनर इंक्वेस्ट में गए थे ना? कोरोनर इंक्वेस्ट का सिंपल मतलब होता है मौत की खूनी जांच। जब किसी की मौत अचानक अजीब हालात में बहुत सस्पिशियस तरीके से बिना किसी ज़ाहिर बीमारी के होती है तो एक सरकारी ऑफिसर, जिसे कोरोनर कहते हैं, उस मौत की गहराई से इंक्वायरी करता है। स्टेनले: बिल्कुल गया था किड। पिप: क्योंकि नेशनल प्रेस ने फैसला और सीपीएस के बाद वाले स्टेटमेंट के अलावा ज़्यादा कुछ डिटेल्स में नहीं बताया, तो मैं सोच रही थी कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पुलिस ने कोरोनर के सामने किस तरह के सबूत पेश किए थे? स्टेनले: बहुत सारी चीज़ें थीं। पिप: ठीक है, क्या आप मुझे कुछ ख़ास पॉइंट्स बता सकते हैं जो उन्होंने कहे थे? स्टेनले: तो एंडी के केस के मेन इन्वेस्टिगेटर ने बताया कि वो कैसे गायब हुई, क्या टाइम था और बाकी सब। फिर वो उन सबूतों पर आए जो सलील को उसके मर्डर से जोड़ते थे। उन्होंने कार की डिग्गी में मिले खून पर बहुत ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे लगता है कि उसका मर्डर कहीं और हुआ था और उसकी बॉडी को कहीं फेंकने के लिए डिग्गी में डालकर ले जाया गया था। आखिरी बातों में कॉरोनर ने कुछ ऐसा कहा था कि ये साफ लगता है कि एंडी एक सेक्सुअली मोटिवेटेड मर्डर का शिकार हुई थी और उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए काफ़ी मेहनत की गई थी। पिप: और क्या डीआई रिचर्ड हॉकिंस या किसी और ऑफिसर ने उस रात का कोई टाइमलाइन बताया था कि उनके हिसाब से साल ने उसे कैसे मारा होगा? स्टेनले: हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। एंडी अपनी कार लेकर घर से निकली थी और सलील जब पैदल घर जा रहा था तो किसी पॉइंट पर उसने एंडी को रास्ते में रोक लिया था। या तो वो कार चला रहा था या फिर एंडी। वो उसे किसी सुनसान जगह ले गया और उसका मर्डर कर दिया। उसने लाश को कार की डिग्गी में छुपाया और फिर कहीं दूर ले जाकर उसे फेंक दिया या दबा दिया। याद रखना, उसने इतने अच्छे से छुपाया कि 5 साल में भी लाश नहीं मिली। ज़रूर कोई बहुत बड़ा गड्ढा खोदा होगा। फिर उसने कार को उस रोड पर, जो कि रोमर क्लोज पर है, छोड़ दिया और पैदल घर चला गया। पिप: तो कार की डिग्गी में मिले खून की वजह से पुलिस को लगता है कि एंडी को कहीं और मारा गया और फिर किसी दूसरी जगह छुपाया गया। स्टेनले: हाँ। पिप: ओके, इस केस के बारे में आपने जो आर्टिकल्स लिखे हैं उनमें आपने साल को किलर, मर्डरर और यहाँ तक कि शैतान भी कहा है। आपको पता ही होगा कि जब तक कोर्ट जुर्म साबित ना कर दे तब तक क्राइम स्टोरीज़ में एलिजेडली यानी इल्ज़ाम के मुताबिक वर्ड यूज़ करना चाहिए। स्टेनले: मुझे नहीं लगता कि मुझे अपना काम सीखने के लिए किसी बच्ची की ज़रूरत है। वैसे भी ये साफ है कि उसने ही किया और सबको ये पता है। उसने उसे मारा और फिर गलती के एहसास ने, उस गिल्ट ने उसे सुसाइड करने पर मजबूर कर दिया। पिप: ठीक है, तो किन वजहों से आपको पक्का यकीन है कि साल गुनहगार है? स्टेनले: इतनी सारी वजह है कि लिस्ट ख़त्म नहीं होगी। सबूतों को अलग रखें तो वो बॉयफ्रेंड था ना, और हमेशा बॉयफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड ही होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सलील इंडियन भी था। पिप: साल असल में ब्रिटेन में ही पैदा हुआ और बड़ा हुआ था।
पर यह ध्यान देने वाली बात है कि आपने अपने हर आर्टिकल में उसे इंडियन ही कहा है। स्टेनले, बात तो एक ही है ना, उसका ख़ानदान तो इंडियन ही था। पिप, और वो बात यहाँ कैसे मायने रखती है? स्टेनले, मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर उनका रहने का तरीका हमसे अलग होता है ना? वो औरतों के साथ वैसे पेश नहीं आते जैसे हम आते हैं। उनकी औरतें उनकी जायदाद जैसी होती हैं। तो मेरा अंदाज़ा है कि शायद एंडी ने उसके साथ रहने से मना कर दिया होगा और साल ने गुस्से में उसे मार दिया क्योंकि उसकी नज़र में एंडी उसकी अमानत थी। पिप, वाओ! मैं आप सच कहूँ स्टेनले, मुझे हैरानी है कि अब तक आप पर बदनामी का केस नहीं हुआ। स्टेनले, वो इसलिए क्योंकि सब जानते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। पिप, असल में मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि बिना किसी ट्रायल या फैसले के किसी को मर्डरर कहना बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बात है, वो भी बिना शक या एलिजेडली जैसे वर्ड यूज़ किए बगैर, या फिर साल को शैतान कहना। वर्ड्स की बात करें तो आपकी हालिया रिपोर्टिंग स्लॉग स्ट्रेंजलर के बारे में देखना दिलचस्प है। उसने 5 लोगों का मर्डर किया और कोर्ट में अपना गुनाह भी कबूल किया। फिर भी आपने हेडलाइन में उसे एक प्यार में पागल नौजवान कहा। क्या वो इसलिए क्योंकि वो गोरा था, यानी कि इंडियन नहीं था, अमेरिकन था, जो भी है? स्टेनले, इसका सलील के केस से कोई लेना देना नहीं है। मैं वही कहता हूँ जो मुझे दिखता है। तुम्हें थोड़ा ठंडा होने की ज़रूरत है। वो मर चुका है। क्या फ़र्क पड़ता है अगर लोग उसे मर्डरर कहें? अब उसे चोट नहीं पहुँच सकती। पिप, क्योंकि उसका परिवार मरा नहीं है। स्टेनले, अब ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें सच में लगता है कि वो मासूम है, सीनियर पुलिस ऑफिसर के सारे तजुर्बे के खिलाफ जाकर। पिप, मुझे बस लगता है कि साल के ख़िलाफ़ जो केस बनाया गया है उसमें कुछ खामियां और गलतियां हैं। स्टेनले, हाँ, शायद अगर उस बच्चे ने अरेस्ट होने से पहले ख़ुद को ख़त्म ना किया होता तो हम उन कमियों को भर पाते। पिप, ये बहुत ही इनसेंसिटिव बात थी। स्टेनले, उसका अपनी प्यारी ब्लॉन्ड गर्लफ्रेंड को मारना और उसकी लाश छुपाना भी इनसेंसिटिव ही है। पिप, एलिजेडली, प्लीज़ यूज़ एलिजेडली। स्टेनले, तुम्हें और सबूत चाहिए कि वो बच्चा किलर था? फैनगर्ल, हमें इसे प्रिंट करने की इजाज़त मिली थी, पर पुलिस में मेरे एक सोर्स ने बताया कि उन्हें एंडी के स्कूल लॉकर में एक मौत की धमकी वाला नोट मिला था। उसने उसे धमकी दी और फिर मार दिया। क्या अब भी तुम्हें लगता है कि वो मासूम हो सकता है? पिप, हाँ, मुझे लगता है, और मुझे लगता है कि आप एक रेजिस्ट इंटॉलरेंट, यानी कि असहनशील, घटिया और दिमाग से पैदल इंसान है। स्टेनले ने फ़ोन काट दिया। हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि स्टेनले और मेरा कभी कोई रिश्ता हो सकता है, कभी बेस्ट फ्रेंड्स बन पाएंगे हम, मुझे नहीं लगता। लेकिन उसके इंटरव्यू ने मुझे 2 ऐसी जानकारियाँ दी हैं जो मेरे पास पहले नहीं थी। पहली ये कि पुलिस को लगता है कि एंडी को पहले कहीं और मारा गया, फिर उसकी कार की डिग्गी में डाला गया और फिर किसी दूसरी जगह ले जाकर उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया गया। दूसरी जानकारी जो प्यारे से स्टेनले ने मुझे दी वो ये है कि डेथ थ्रेट, यानी कि धमकी, मौत की धमकी, मैंने इसका जिक्र किसी भी आर्टिकल या पुलिस स्टेटमेंट में नहीं देखा है। इसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। शायद पुलिस को लगा हो कि ये इस केस से जुड़ा हुआ नहीं है, या शायद वो ये साबित नहीं कर पाए कि ये साल नहीं लिखा था, या फिर हो सकता है स्टेनले ने ये बात मनगढ़ंत बनाई हो। खैर, जो भी हो, जब मैं बाद में एंडी के दोस्तों का इंटरव्यू लूँगी तो इस बात को याद रखना ज़रूरी है। तो अब जब मुझे एक तरह से पता चल गया है कि उस रात को लेकर पुलिस का क्या नज़रिया था और सरकारी वकील का केस कैसा दिखता है, तो अब वक्त है एक मर्डर मैप का। मैं स्क्रीन पर एक मर्डर मैप दिखा रही हूँ, आप देख लीजिए और उसके बाद फिर हम ये स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखने में काफ़ी प्रोफेशनल लग रहा है, पर इससे पुलिस की बताई हुई कहानी को विजुअलाइज करना या दिमाग में तस्वीर बनाने में मदद मिलती है। इससे बनाते वक्त मुझे कुछ बातें खुद से माननी पड़ती हैं। पहली ये कि मैक्स के घर से साल के घर जाने की कई रास्ते हैं।
मैंने वो रास्ते चुने हैं जो हाई स्ट्रीट से होकर जाता है, क्योंकि गूगल के मुताबिक वो सबसे तेज़ था और मेरा मानना है कि लोग रात के वक्त रोशनी वाली सड़कों से जाना पसंद करते हैं। ये वाइविल रोड पर एक अच्छा टकराव का पॉइंट भी दिखता है जहां शायद एंडी ने गाड़ी रोकी होगी और साल उसमें बैठ गया होगा। एक डिटेक्टिव की तरह सोचा जाए तो बाइबल रोड पर कुछ शांत रेजिडेंशियल रास्ते और एक फार्म भी है। ये शांत और सुनसान जगहों को जिन पर मैंने सर्कल किया है पुलिस की कहानी के मुताबिक मर्डर की जगह माना जा सकता है। मैंने ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश नहीं की कि एंडी की बॉडी कहाँ ठिकाने लगाई गई, क्योंकि पूरी दुनिया की तरह मुझे भी इसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन क्योंकि रोमर क्लोज जहाँ कार मिली थी वहाँ से साल के घर तक पैदल जाने में 18 मिनट लगते हैं, तो मुझे लगता है कि वो रात के 12:12 के आसपास बाइबल रोड के इलाके में वापस आ गया होगा। तो अगर एंडी और साल 10:45 पर मिले थे तो साल के पास मर्डर करने और बॉडी छुपाने के लिए 1 घंटा और 35 मिनट थे। मतलब वक्त के हिसाब से देखा जाए तो ये बिल्कुल मुमकिन लगता है। ये हो सकता है। पर अभी पर अभी से ही मेरे दिमाग में ढेरों क्यों और कैसे वाले सवाल धक्के मार रहे हैं। एंडी और साल दोनों रात के 10:30 बजे अपनी अपनी जगह से निकले थे, तो उन्होंने मिलने का प्लान बनाया होगा, है ना? बिना किसी प्लानिंग के उनका ऐसे मिल जाना बहुत बड़ा इत्तेफाक लगता है। बात यह है कि पुलिस ने कभी किसी फ़ोन कॉल या टेक्स्ट का जिक्र नहीं किया जो एंडी और साल के बीच मीटिंग फिक्स करने के लिए हुआ हो। और अगर उन्होंने पहले से प्लान किया था, मिसाल के तौर पर स्कूल में जहाँ कोई रिकॉर्ड ना हो, तो उन्होंने ये क्यों नहीं तय किया कि एंडी साल को सीधा मैक्स के घर से पिक कर लेगी? ये मुझे अजीब लगता है। मैं फालतू बातें कर रही हूँ। रात के 2 बज रहे हैं और मैंने अभी आधी टॉबलेरोन चॉकलेट खाई है, शायद इसलिए। तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं अपना एपिसोड 2। और जैसा कि आपने सुना कि इस वाले एपिसोड में हमें काफ़ी कुछ मतलब अच्छा खासा हमें पता चल चुका है एंडी बेल केस के बारे में। तो यहाँ पर कुछ नए नए कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस हुए हैं। जब मैंने ये पहली बार नावल पढ़ा था तो मैं काफ़ी कंफ्यूज हुई थी। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह आप भी कंफ्यूज हो, तो मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर देती हूँ कैरेक्टर्स को लेकर के। ठीक है। तो जी, जो हमारा साल है उसके 4 बेस्ट फ्रेंड्स हैं जिनका नाम है मैक्स हेस्टिंग्स, नॉमी वॉर्ड, जैक लॉरेंस एंड मिली सिम्पसन्स। तो मैक्स जो है और साल जो है, इन दोनों के घर की बीच की दूरी सिर्फ 30 मिनट की है। और जिस रात एंडी बेल का मर्डर हुआ था साल जो है मैक्स के घर पर था। ठीक है जी। अब आते हैं इधर। साल की जो बेस्ट फ्रेंड है नॉमी, वो उसकी काफ़ी बेस्टेस्ट फ्रेंड है। लेकिन नॉमी की बहन है कारा जो कि पिप की बेस्ट फ्रेंड है। यानी कि नॉमी और कारा दोनों सिस्टर्स हैं। नॉमी और कारा के जो फादर हैं मिस्टर इलियट वॉर्ड, वो पिप के स्कूल में हिस्ट्री टीचर है। ठीक है। पिप की एक और बेस्ट फ्रेंड है लॉरेंस। यानी कि ये 3 बेस्ट फ्रेंड है, कारा, पिप और लॉरेंस। इनके 3 और बेस्ट फ्रेंड भी हैं जो फ़िलहाल इनके साथ नहीं है। मुझे उनके नाम अभी याद नहीं आ रहे हैं, वो आगे चल के नॉवल में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। अच्छा जी, तो ये हुआ अभी करेक्टर जो हमें पता चले हैं। अब चलते हैं थोड़ा सा केस की तरफ। जो हमें थोड़े थोड़े आज पॉइंट्स मिले हैं इसमें, वो ये है कि जब एंडी बेल का मर्डर हुआ था तो उस टाइम साल मैक्स के घर पर था और इस बात की गवाही उसके चारों दोस्तों ने दी थी, मैक्स, नॉमी, जैक लॉरेंस और मिल्ली। इन चारों ने ये गवाही दी थी कि जब एंडी बेल का मर्डर हुआ था 10:40 के आसपास, तो साल जो था हमारे साथ था, क्योंकि साल हमारे घर से 12:50 पे निकला था। अगर वो 12:50 पे निकला है तो एंडी बेल का मर्डर तो उससे पहले हो चुका था, तो उसका मतलब ये है कि वो मर्डर पॉइंट पे नहीं था। लेकिन क्या होता है, अगले दिन ये चारों दोस्त जा कर के जो एलिबाई बने थे ये साल की, ये जा कर के वहाँ पुलिस में जाकर बोल देते हैं कि जी नहीं, साल जो है वो 12:50 पे घर से नहीं निकला था। साल जो है वो 10:45 पे मैक्स के घर से निकला था, ये बोल करके कि उसको कुछ काम है, वो पहले ही निकल गया था। तो उस टाइम जब पुलिस है, पुलिस को फिर पक्का यकीन हो जाता है कि एनडी भी 10:40 पर उसी रोड पर थी और साल भी 10:45 पर उसी रोड पर था जहाँ ये बीच में कहीं मिले होंगे। और साल जो है पैदल जाता है
क्योंकि वो पैदल था, अपना वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो वो जो है एंडी के साथ उसकी कार में बैठ गया होगा। फिर जो भी इनकेस पे कुछ शायद कोई झगड़ा हुआ होगा और उसने एंडी को मार दिया होगा। अच्छा जी, ये पता कैसे चलता है कि और के साल जो है वो इसके मर्डर में इन्वॉल्व है? वो ऐसे पता चलता है कि साल जब मर जाता है, क्योंकि वो सुसाइड कर लेता है जंगल में जा कर के, तो 2 दिन बाद, पता नहीं 3 दिन बाद, तो जो साल है उसकी बॉडी के पास जो है एंडी बेल का क्या मिलता है? मोबाइल फ़ोन मिलता है। और उसका दूसरा जो उसके खिलाफ सबूत मिलता है वो ये होता है कि साल की जो मिडिल फिंगर होती है उसमें एंडी बेल के ना खून के वो पाए जाते हैं, स्टेन मिलते हैं। और जी एंडी बेल की जो, सॉरी, साल सिंह की जो उधर जो कार होती है उसके अंदर, जिससे वो वहाँ गया था, फॉरेस्ट गया था, साल सिंह की कार की डिग्गी में एंडी बेल की फिंगरप्रिंट्स के और उसकी खून की, एंडी बेल के खून के स्पॉट्स मिले थे डिग्गी में से। और उसकी जो वो होता है डैशबोर्ड होता है, और जो इसका कार का व्हील होता है वहाँ पर भी, स्टीयरिंग व्हील पे भी उसके फिंगरप्रिंट्स मिले थे। साथ ही साथ एंडी बेल की फैमिली के भी फिंगरप्रिंट्स थे। तो जी इस तरह ये पता चल जाता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, साल जब सुसाइड कर रहा होता है तो सुसाइड करने से पहले अपने फादर को एक मैसेज लिख देता है कि मैं ही गिल्टी हूँ, मैंने ही एंडी बेल का मर्डर किया है। और ये बोल कर कि वो क्या करता है, अपने फेस पर एक प्लास्टिक का बैग डाल लेता है और उसे बंद कर लेता है, और बस यही नींद की गोलियां खा लेता है ताकि वो मरे तो उसको तकलीफ़ का एहसास ना हो, और उसका दम घुटने से वो मर जाता है नींद में ही। तो जी ये था आज के एपिसोड का छोटा छोटा सा, मैंने आपको समरी बता दिया। होप आपको समझ में आया होगा। और आगे चल के केस जो है काफ़ी उलझन सुलझन वाला है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ये अच्छे से समझ में आए, आप इसको इसका कोई भी पॉइंट मिस ना करो। और हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।